अब हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसमें भी सबसे पहले हम चलेंगे स्पेस प्रोग्राम की ओर। इससे पहले आगे बढ़ें यहाँ पर हम थोड़ा सा इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो जो आज हमारा इसरो नाम से जिसे हम जानते हैं उसका पहले नाम क्या हुआ करता था, इनको स्पार, द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, और इसको सेटअप किया गया था किसके द्वारा, डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। कब किया गया था, 1962 में। और 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इसरो कर दिया गया। ठीक है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं। हैनसन क्रेटर के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर था, उस क्रेटर का नाम क्या कर दिया, हैनसन क्रेटर कर दिया। और यहाँ पर जो हैनसन वर्ड है ये क्या है, तो यहाँ पर आप एक नाम देख रहे होंगे, डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैनसन। ये वो व्यक्ति हैं जो उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले पहले जो व्यक्ति थे उनमें शामिल थे। ठीक है, कई व्यक्तियों का ग्रुप था, उसमें हैनसन भी शामिल थे। ठीक है, अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति थे। 1909 में ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुँचे थे, ध्यान रखना है। तो इसी क्रम में यहाँ पर IAU ने चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव था वहाँ पर एक क्रेटर था, उसका नाम कर दिया हैनसन क्रेटर। क्लियर, याद रखना है। आगे चलते हैं। GSLV F10 या EOS 03 मिशन क्या हुआ, अनसक्सेसफुल, फेल हो गया। देखिए यहाँ पर जो तीसरा चरण था GSLV का वो चला ही नहीं। ठीक है, तीसरा चरण क्या था, क्रायोजेनिक चरण। फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो था वो ठीक से काम किया, लेकिन जब थर्ड स्टेज चालू होना था क्रायोजेनिक चरण तो वो काम ही नहीं किया। क्रायोजेनिक चरण क्या होता है, क्रायोजेनिक जो होता है इंजन, उसमें बहुत ही कम तापमान पर, ध्यान से देखिए, बहुत ही कम तापमान पर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो कोई भी चीज़ हो, जब आप वातावरण में किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। तो जब मिसाइल जो होती है या रॉकेट जो होता है वहाँ पर भी तो ईंधन के रूप में कुछ इस्तेमाल होता है और उसको जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर ऑक्सीजन को टैंक में भर करके ले जाएंगे गैस के रूप में तो उसके लिए बहुत भारी टैंक चाहिए, जिससे जो रॉकेट है उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट करके ले जाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक रैमजेट इंजन होता है और स्क्रैमजेट, जिसमें ऑक्सीजन को नहीं ले जाया जाता टैंक में भर करके, बल्कि वो वातावरण की ऑक्सीजन का यूज़ करता है रैमजेट इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रायोजेनिक की बात करें। अब इस ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है वो -183 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोजन है यहाँ पर देखें तो ये -253 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो रॉकेट होते हैं इसी को कहा जाता है यहाँ पर क्रायोजेनिक। क्रायो का मतलब होता है अति निम्न, बहुत ही कम, वेरी लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो जो भी रॉकेट होते हैं उसमें प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है, प्ररोधक। और प्रोपेलेंट में दो वर्ड होते हैं, एक फ्यूल एंड एन ऑक्सीडाइज़र। फ्यूल होगा जलने के लिए, जिस चीज़ को जलाया जाएगा, और ऑक्सीडाइज़र के रूप में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। फ्यूल जो हो सकता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, या सॉलिड, लिक्विड या हाइब्रिड दोनों हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और हाइब्रिड। अब यहाँ पर ये जो इंजन था क्रायोजेनिक चरण वाला, उसमें ध्यान से देखें, यहाँ पर इसमें दो चीज़ आप देख रहे होंगे, एक लिक्विड फ्यूल का टैंक बना हुआ है यहाँ पर, और एक लिक्विड ऑक्सीडाइज़र का टैंक बना हुआ है, और इसके नीचे बना हुआ है पंप लगा हुआ है और कंबस्टन चैम्बर, जहाँ पर ये दोनों मिल करके जलते हैं। ये कंबस्टन चैम्बर है, ठीक है, और यहाँ पर पंप लगे हैं। दोनों पाइप आप देख रहे होंगे, एक आ रहा है लिक्विड ऑक्सीडाइज़र से और एक आ रहा है लिक्विड फ्यूल से। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये सॉलिड फ्यूल एंड ऑक्सीडाइज़र है। जब सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइज़र, तब ये इस तरीके से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसरो का साउंडिंग रॉकेट। हाँ, इसके बारे में जो चीज़ें थी वो हमने देख लिया कि ये मिशन फेल रहा कम्प्लीटली, और इसके साथ जो सैटेलाइट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो भू अवलोकन जियो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये तो फेल हो गया पूरी तरीके से। 10 साल तक इसे काम करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसरो का साउंडिंग रॉकेट। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर मैक-2, ठीक है, उसका नाम RH560 मैक-2 लॉन्च किया, और श्री हरिकोटा से ही लॉन्च किया है। और ध्यान रखना है, जो साउंडिंग रॉकेट होते हैं ये 2 चरण का है यहाँ पर, ये वाला रॉकेट। और साउंडिंग रॉकेट होते हैं वायुमंडल क्षेत्र का या स्पेस का थोड़ा रिसर्च करने के लिए होते हैं। ध्यान रखना, इसका कोई पर्पज़ ज़्यादा नहीं होता, बस ये रिसर्च पर्पज़ के लिए साउंडिंग रॉकेट बनाए जाते हैं। ठीक है, PSLV C51 अमेजोनिया 1 मिशन। ठीक है, ध्यान रखना, PSLV C51 28 फरवरी 2021 को इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, सार से। सार का मतलब श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, अंतरिक्ष केंद्र।
ठीक है, श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। PSLV का यह 53वां मिशन था, 2 मिशन फेल हुए थे PSLV के, इसीलिए यहाँ पर PSLV C51 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 53वां मिशन। और 2021 का ये पहला मिशन था फरवरी में, ठीक है, क्योंकि कोविड वगैरह की वजह से सारी चीज़ें लेट चल रही थी। देखिए इसमें क्या खास बात है, इसमें एक मुख्य उपग्रह था अमेजोनिया 1, ठीक है, ये ब्राज़ील का उपग्रह था और साथ ही 18 को पैसेंजर उपग्रह थे। इसमें अन्य देशों के भी यहाँ पर उपग्रह थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला पूर्णतः कॉमर्शियल मिशन था, ठीक है, ध्यान रखना है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या होगी, ये जो हमारी इसरो है उसकी एक कॉमर्शियल यूनिट होगी, कॉमर्शियल शाखा है, वाणिज्यिक शाखा है। तो इसरो के ऊपर बर्डन चूँकि ज़्यादा बढ़ रहा था, बोझ बढ़ रहा था, क्योंकि दुनिया के अन्य देश, यहाँ तक कि हम अमेरिका का भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, इसरो लॉन्च करता है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट कम आती है और दूसरी बात कि ट्रस्ट भरोसा भी है, क्योंकि इसके मिशन बहुत कम फेल होते हैं, ठीक है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक सरकार ने एक अलग कंपनी बना दी कि जो भी इसरो की कॉमर्शियल काम होगा, वाणिज्यिक काम होगा, दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा, सारा डील कौन करेगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगी, ठीक है। अमेजोनिया 1 ये ब्राज़ील का है, अमेजन 1 से आप याद रखिए, अमेजन 1 ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर, और ये जो अमेजोनिया 1 है ये काम भी यही करेगा, जो वनों की कटाई है अमेजन की, ठीक है, उसकी निगरानी करेगा। ब्राज़ील की सीमा में विभिन्न प्रकार की कृषि का विश्लेषण ये करेगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है एक तरीके से, आप इसको मान सकते हैं। इसमें देखिए 5 उपग्रह भारत के हैं और 13 अमेरिका के हैं इसी में, ठीक है, खास बात ये है। अब यहाँ पर जो भारत के 5 उपग्रह हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें एक जो सैटेलाइट है उसको चेन्नई की निजी एयरोस्पेस कंपनी स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा बनाया गया SD-SAT। SD-SAT का मतलब हो गया सतीश धवन सैटेलाइट, ठीक है, सतीश धवन सैटेलाइट। और SD-SAT में के टॉप पैनल पर मोदी जी की तस्वीर है, हमारे प्रधानमंत्री, और इसी में भगवत गीता को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है SD कार्ड में इसको कलेक्ट करके, ठीक है, बुक नहीं भेजा गया, मेमोरी कार्ड में इसको SD कार्ड में संग्रहित करके भगवत गीता को स्पेस में भेजा गया है, ध्यान रखना इतना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्पेस हरिकेन अंतरिक्षीय तूफान। यहाँ पर नेचर पत्रिका में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था कि चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर पहली बार एक स्पेस हरिकेन का पता लगाया है, ठीक है। स्पेस हरिकेन कुछ और नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स की वर्षा हुई थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वर्षा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिशन PSLV C50, अभी हमने C51 के बारे में देखा था और ये है C50, तो 52वीं उड़ान हो गई। C51 53वीं उड़ान थी और ये है 52वीं उड़ान, ठीक है। और इसमें देखिए 42 संचार उपग्रह, भारत का ये 42वां संचार उपग्रह था, इसके द्वारा CMS-01 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और सैटेलाइट TV नेटवर्क के लिए ये सब प्रदान करेगा। इसके अलावा जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, भारत की मुख्य भूमि है, ये इसका पूरा कवरेज रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं C49। अब देखिए इतने आपको याद नहीं रखना है, 49, 50, 51, तो जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं बस हमें उनको याद रखना है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट होता है तो वो तो हम यहाँ पर बताएंगे, बाकी आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, जो PSLV C49 है उसमें आप देख सकते हैं कि कलाम सेट V2, ठीक है, नामक 2 उपग्रह, यहाँ पर एक माइक्रोसैट R है और एक कलाम सेट V2, इसको लॉन्च किया गया है PSLV C49 के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना, बस और कोई खास बात यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष विभाग एवं मेसर्स अग्निकुल के मध्य समझौता हुआ। 3 दिसंबर 2020 को भारत के अंतरिक्ष विभाग और मेसर्स अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ है? जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, प्रमोशन यान होते हैं, उनके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, और इसरो केंद्रों में उपलब्ध जो सुविधाएं हैं, तकनीकी विशेषज्ञता है, इसका उपयोग ये कर सकते हैं ये जो कंपनी है, ताकि इससे क्या हो, लॉन्च व्हीकल बनाने में इसरो का काम बढ़ सके, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इसरो का मिशन शुक्रयान, यहाँ पर स्वीडन ने भारत के शुक्रयान 1 मिशन से जुड़ने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसरो प्लानिंग कर रहा है शुक्रयान के लिए, तो स्वीडन भी इससे जुड़ गया है, ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना। तो अगर यहाँ पर शन है तो यहाँ पर सबसे पहले मिलता है मरकरी, बुध, और फिर यहाँ पर मिलता है शुक्र, ठीक है, वीनस। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आगे। शुक्र ग्रह के लिए अन्य देशों के भी मिशन यहाँ पर देख सकते हैं आप। USA का है मैरिनर 2, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, सभी शुक्र ग्रह से हैं। और USSR का है वेनेरर, काफ़ी ज़्यादा इसने सैटेलाइट्स भेजे। USA का है मैगलन,
और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस, नाम से ही यहाँ पर वीनस आ गया है तो शुक्र समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जापान की स्पेस एजेंसी आकात्सुकी, ठीक है, इसने भी यहाँ पर शुक्र ग्रह के लिए मिशन लॉन्च किया 2010 में। ध्यान रखना है, शुक्र ग्रह पर किसी अंतरिक्ष यान को लैंड कराने वाला एकमात्र सफल देश कौन सा है? यूएसएसआर था, ठीक है, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो आज क्या कहलाता है? रशिया कहलाता है। कल्पना चावला के नाम पर कार्गो अंतरिक्ष यान, ठीक है, तो ध्यान रखना है, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक कार्गो भेजा गया था जिसका नाम क्या रखा गया था? कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंडियंस हैं उनके बारे में अभी मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़, कल्पना चावला ये फर्स्ट इंडिया बॉर्न वूमेन है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में, और 2003 में जब इनकी सेकेंड फ्लाइट थी तब इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, स्पेस में वापस आते समय। सुनीता विलियम्स, इनका जन्म जो हुआ था, ये दूसरी महिला है, लेकिन ये भारतीय मूल की तो हैं, लेकिन ये इंडिया बॉर्न नहीं है। ध्यान रखना, ये अमेरिका में ही इनका जन्म हुआ था, जबकि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज़, इतना डिफरेंस समझ में आया कि कल्पना चावला फर्स्ट इंडिया बॉर्न वूमेन है, इनका जन्म करनाल में हुआ था, 2003 में इनकी डेथ होती है। सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में ही हुआ है, अभी भी ये जीवित हैं, ठीक है, इनकी डेथ नहीं हुई है सुनीता विलियम्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, राकेश शर्मा ये फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, ध्यान रखना, पहले भारतीय पूछा जाएगा तो राकेश शर्मा है। 1984 में यूएसएसआर का जब मिशन था, ठीक है, स्पेस में जाने का, तो उस समय राकेश शर्मा को भी, ये विंग कमांडर इंडियन एयरफोर्स में थे, ठीक है, तब ये गए हुए थे 1984 में। अब बात करें शिरीषा बांदला, ये सेकेंड इंडिया बॉर्न है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है, आंध्रा में, ठीक है। तो सेकेंड इंडिया बॉर्न कौन है? शिरीषा बांदला। और नेक्स्ट जो होंगे वो होंगे राजाचारी, ये अभी अक्टूबर में, हो सकता है इसी महीने, स्पेसएक्स मिशन लॉन्च करेगा, और इनका जो जन्म है वो यूएसए में ही हुआ है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इंडिया बॉर्न पूछता है या ये पूछता है कि भारतीय मूल के हैं। मूल के तो सभी हो गए, लेकिन अगर इंडिया बॉर्न पूछता है तो अब आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इंडिया बॉर्न कल्पना चावला, सेकंड इंडिया बॉर्न शिरीषा बांदला, ठीक है। लेकिन अगर मूल पूछा जाएगा तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएंगी शिरीषा बांदला। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में है। इसको कौन प्रदान करता है? CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, लास्ट ईयर, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो भी पुरस्कार मिले हैं। जैव विज्ञान के लिए किसको मिला? डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। रसायन विज्ञान के लिए डॉक्टर कनिष्का विश्वास और DT गोविंद राजू, ठीक है। और यहाँ पर देखें पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, ग्रही विज्ञान, इसके लिए डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया। इंजीनियरिंग के लिए डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। गणित विज्ञान के लिए डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ, ठीक है। और मेडिसिन में, चिकित्सा में, और यहाँ पर भौतिक, तो भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा, और चिकित्सा में डॉक्टर जीमोन पनियमक्कल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। इसमें से आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि पूछ दिया जाता है। आगे चलते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये तीसरा संस्करण जारी किया गया है, और यहाँ पर एक देख सकते हैं सर्फसार्क नामक एक कंपनी है वो इसको जारी करती है, ठीक है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, देखिए यहाँ पर डिजिटल क्वालिटी आपकी कैसी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपके पास इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं, इंटरनेट की क्वालिटी कैसी है, पता चला ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राउज हो ही नहीं रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कैसी है, सिक्योरिटी भी तो मायने रखेगी, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, ठीक है। ये इन फैक्टर्स के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। डेनमार्क को इसमें टॉप पोजीशन हासिल हुई है, और अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें 59th पोजीशन पर आता है, 59वें नंबर पे आता है। क्लियर? नेक्स्ट है ATL के बारे में, अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज। देखिए भारत सरकार, नीति आयोग, ये सभी क्या कोशिश कर रहे हैं कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए हमारे देश में, ताकि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। तो इसी संदर्भ में ATL स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, ये भी नीति आयोग के द्वारा ही शुरू किया गया। तो इसमें इसरो और यहाँ पर CBSE बोर्ड के बच्चे, ये सब मिल करके इसको ATL स्पेस चैलेंज के रूप में जाना गया। इसमें CBSE के बच्चे को टारगेट दिया गया, इन बच्चों को, जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है,
जानने के लिए। बस इसमें बच्चों को विषय दे दिया गया और उसके बारे में बच्चों को सॉल्यूशन बताना था, जैसे रीच स्पेस है, एक्सप्लोर स्पेस है, इनहैबिट स्पेस है, लीवरेज स्पेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग, प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग, तो ये जो राजमार्ग है वो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग है, ध्यान रखना है। देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल अनुकूल राजमार्ग बन गया है। भारत सरकार कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही हैं सब्सिडी के माध्यम से कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा यूज़ करें। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हमारे पास इंफ्रा नहीं है। अगर कोई गाड़ी, जैसे मान लीजिए टाटा की नेक्सॉन है, टाटा की नेक्सॉन कहती है कि हम 300 किलोमीटर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ईवी, मतलब एक बार चार्ज करने पे 300 किलोमीटर चल जाएगी, लेकिन वास्तव में ये 200 से 250 के बीच में चलती है। तो अगर किसी को लंबी दूरी ट्रैवल करनी है तो बीच में चार्जिंग पॉइंट भी तो होने चाहिए। तो सरकार ने एक ऐसा हाईवे बनाया है जहाँ पर क्या कर सकते हैं, विभिन्न जगहों पर चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे और ये जो चार्जिंग पॉइंट होंगे वो सोलर रूफ टॉप के माध्यम से चल रहे होंगे। जो रूफ टॉप सोलर पावर होते हैं उसके माध्यम से ये चलेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि इसके लिए कोयला जला करके बिजली पैदा की गई है। तो एक तरीके से कम्प्लीटली आप सोचिए कितना अजीब सा होगा, आप गाड़ी ईवी यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके लिए जो बिजली बन रही है वो कोयला जला करके बन रही है। तो एक तरफ आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण को और दूसरी तरफ वही कोयला जला करके पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं। तो सरकार ने यहाँ पर इस पूरे हाईवे पर जो भी चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे उसके लिए कोयला जला करके बिजली पैदा नहीं की गई है, बल्कि लोगों के छतों पर जो सोलर पावर प्रोजेक्ट होते हैं, सोलर लगे होते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर बिजली प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसे बनाया किसने है, तो इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मिशन की घोषणा की गई थी। ठीक है, भारत को हरित ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में एक हब बनाना। ग्रीन हाइड्रोजन, ध्यान रखना, ग्रीन हाइड्रोजन की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, जो हाइड्रोजन होता है, दिक्कत ये आती है कि हाइड्रोजन के सामने समस्या ये आती है कि इसको जब बनाने की बात आती है तो यहाँ पर CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वो है जिसके उत्पादन में CO2 का एमिशन नहीं होता है। ठीक है, हमारी सरकार भी टारगेट कर रही है कि 2050 तक जो भी हमारे देश में ऊर्जा उत्पन्न हो रही हो उसका 3/4 भाग किससे हो, रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त हो, रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 2050 तक देश में उत्पादित कुल ऊर्जा का 3/4 मतलब 75% किससे हासिल हो रहा हो, रिन्यूएबल एनर्जी से, ना कि कोयला जला करके। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन, वर्ल्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी नामक शब्द आया है, ये किसने दिया है, दक्षिण अफ्रीका के रसायन शास्त्री हैं जॉन बोक्रिस, क्या नाम है, जॉन बोक्रिस। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी, सरकार ने कहा कि जो भी 15 साल से ज़्यादा के पुराने वाहन हैं उनको लोगों को मतलब स्क्रैप करवा देना चाहिए और इस स्क्रैप के बदले जब वो नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उनको वहाँ पर छूट मिलेगी। नए वाहन खरीदने पर 5% तक की छूट मिल सकती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, और कोई ख़ास बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं ग्रीन टैक्स वगैरह के बारे में, ये पूछा भी नहीं जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आगे चलते हैं। जीवाश्म मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील, यहाँ पर स्वीडन जीवाश्म मुक्त इस्पात बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन सा देश है, स्वीडन। जीवाश्म मुक्त इस्पात, बस ठीक है, इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के बारे में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है और इसमें ये 5 पिलर्स हैं जिनके आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है। भारत की बात करें तो भारत इसमें 10वें नंबर पर आता है 37 स्थानों के सुधार के साथ। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर 37 स्थानों का सुधार किया हमने और 10वें नंबर पर हम आते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में। टॉप 500, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स की बात है। जो सबसे फास्टेस्ट अभी सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, यहाँ पर फुगाकू है, फुगाकू जापान का, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 442 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, FLOPS। ठीक है, यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, तो 442 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। भारत की बात करें तो हमारे पास 3 प्रत्युष, मिहिर और परम सिद्धि। ठीक है, तो प्रत्युष और मिहिर ये तो है ही हैं, और यहाँ पर परम सिद्धि ये है, परम सिद्धि 90 और प्रत्युष 108 और मिहिर 188 नंबर पे आता है। आगे चलते हैं। हाइपरसोनिक पवन सुरंग,
ध्यान रखना है यहाँ पर हमारे गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर उन्नत हाइपरसोनिक पवन सुरंग विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। कहाँ पर? हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर में। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जो विमान हैं, मिसाइल हैं, इनका परीक्षण करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि कितनी भी मैक की हम सिचुएशन उत्पन्न कर सकते हैं। मैक का मतलब क्या होता है? ध्वनि की स्पीड। मैक का मतलब होता है ध्वनि की स्पीड। 1 मैक इज इक्वल, जो ध्वनि की स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ और बता दूं, जो 331 मीटर पर सेकेंड होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ध्वनि की स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, तो 1 मैक बराबर ध्वनि की स्पीड। 2 मैक का मतलब हो गया ध्वनि की स्पीड से दुगनी स्पीड। 3 मैक का मतलब हो गया ध्वनि की स्पीड से 3 गुनी स्पीड। तो यहाँ पर 5 मैक से 12 मैक तक की उड़ान वाली परिस्थितियाँ सृजित क्रिएट की जा सकती हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, तो ध्यान रखना अमेरिका और रूस के बाद ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये कुछ और नहीं है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें क्या होगा? हर व्यक्ति की अपनी एक हेल्थ ID होगी जिसमें उसके सारे डेटाबेस होंगे कि उसने अभी तक किस किस हॉस्पिटल में अपनी जांच करवाई है, किस चीज़ की जांच करवाई है। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी ID से पता लगा लेगा कि आपको क्या समस्या है, पहले क्या आपकी क्या हेल्थ हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना के बारे में है। 29 सितंबर 2021 को, ठीक है, यहाँ पर मोदी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर इस योजना को मंजूरी दी गई, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना। ध्यान रखना अभी जो हमारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चलती है, अब ये इसको रिप्लेस कर देगी। मिड डे मील को मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी से जो स्कीम चल रही थी, अब इसकी जगह पर क्या चलेगा? राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना चलेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, नाम से ही लग रहा है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मतलब इसमें जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई में क्या यूज़ होगा? ड्रोन्स का यूज़ करके यहाँ पर दवाओं की या भी जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके माध्यम से दूर के क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में दवाएं, टीका, ब्लड, इनकी सप्लाई की जाएगी। ध्यान रखना मेडिसिन फ्रॉम स्काई। और यहाँ पर ये शुरुआत किया गया कहाँ पर? तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। और आप जानते हो एक ब्लू डार्ट एक कुरियर कंपनी है। ठीक है, इसमें शामिल है ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है हृदयाघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक। हार्ट अटैक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदयाघात। इस पर रिसर्च करने के लिए भारत का पहला बायो बैंक बनाया गया। यहाँ पर कहाँ? हमारे जो मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल में भारत का पहला बायो बैंक बनाया गया हार्ट अटैक पर रिसर्च करने के लिए, नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक। ठीक है, हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में। बस इतना ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं। गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया। रेबीज से मुक्त हो गया गोवा, ध्यान रखना है। ठीक है, और रेबीज 2018 से रेबीज से मृत्यु होने का कोई भी मामला सामने नहीं आया गोवा में। ठीक है, गोवा में ध्यान रखना है। और रेबीज़ केवल कुत्ते के काटने से नहीं होता, बल्कि जो रैकून होता है या बिल्ली है, इनके भी काटने से रेबीज़ होता है। और ये होता किस वजह से? एक वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन मलेरिया मुक्त घोषित हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना इतना। और आगे चलते हैं। इसके बाद भारत तो 2014 में ही, भारत को 2015 में आरंभ हुआ था मलेरिया उन्मूलन प्रयास 2015 में। पोलियो से भारत मुक्त हो चुका है 2014 में, ध्यान रखना है। और भारत में अभी मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है, मलेरिया को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं। 2DG आयुष 64, ध्यान रखना है। यहाँ पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ध्यान रखना 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, या और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 2DG। इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दिया कोविड-19 के इलाज के लिए। यहाँ पर जो DRDO की एक शाखा है, इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, इसको हम शॉर्ट में इनमास बोलते हैं। ठीक है, इनमास। तो इनमास के द्वारा इस 2DG दवा का यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ इसके साथ मिलकर के इस दवा का निर्माण किया है, ध्यान रखना है। और ये जो आयुष 64 है, ये जो हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण है, इससे रोकने में मदद मिलेगी। इसमें आयुर्वेदिक दवाएं मिली हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सप्तपर्ण है, कुटकी है, चिरायता, कुबेराक्ष, इन दवाओं का
इनका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो बहुत ढेर सारे आए, लेकिन अब आप यहाँ देख लीजिए बस जो डेल्टा वेरिएंट है वो क्या है। ये डेल्टा वेरिएंट का जो पहला केस मिला था वो सबसे पहले भारत में मिला था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन कौन से वेरिएंट हैं। अल्फ़ा वेरिएंट जो मिला था वो कहाँ मिला? अल्फ़ा वेरिएंट मिला यूके में, ब्रिटेन में। बीटा वेरिएंट कहाँ आया? दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ पर जो गामा वेरिएंट है वो सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? ब्राज़ील में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। डेल्टा वेरिएंट तो भारत का है, जानते ही हैं। अल्फ़ा वेरिएंट यूके में मिला, दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट, और गामा वेरिएंट कहाँ पर मिला? ब्राज़ील में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है 16 जनवरी 2021 से, और इसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन सब वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान रखना वैक्सीन किस आधार पे बनाई जाती है, तो कई तरीके हैं। जैसे जो बायोटेक की है वैक्सीन, फाइज़र बायोटेक, बायोएनटेक, ये mRNA बेस्ड है। यहाँ पर मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो भी mRNA बेस्ड है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो जिसको हम कोविशील्ड बोल रहे हैं, हो सकता है आपने कोविशील्ड लगवाई हो, तो ये वायरल वेक्टर बेस्ड है। ठीक है, और अगर चीन की बात करें सिनोफार्मा की, तो यहाँ पर इनएक्टिवेटेड वायरस का यूज़ किया गया है। मतलब जो कोरोना है उसको इनएक्टिवेट पहले कर दिया गया और फिर उसकी वैक्सीन बना करके लगा दी गई। ठीक है, यहाँ पर देखें कोवैक्सीन जो है इसमें भी इनएक्टिवेटेड वायरस का यूज़ किया गया है। देखिए वैक्सीन का काम क्या है? वैक्सीन का कुछ और काम नहीं है, जो हमारी WBC की टी सेल्स हैं उसको क्या करना? स्टिमुलेट करना को एंटीबॉडी बनाने के लिए, WBC की टी सेल्स को। ठीक है, जब ये इनएक्टिवेटेड वायरस हमारे शरीर में जाता है तो टी सेल्स बी सेल्स को बोलती हैं तुरंत एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए, और एंटीबॉडी बन जाती है हमारे शरीर में। और जब कभी भी रियल में जो वायरस पहुंचता है तो एंटीबॉडी बनाने के में फिर टाइम नहीं लगता, और वो जो एंटीबॉडी है उस वायरस को निष्क्रिय कर देती है। ठीक है, तो ये वैक्सीन का फंक्शन ऐसे काम करती है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।